वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री की। किसकी? इंडियन हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी इंडियन हिस्ट्री की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसरों की क्लास को। दोस्तों, इसमें से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और इस चैनल पर जितने भी साथी नए आए हैं वो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों अब हमारी रोज इसी तरह नई नई क्लासें कंपटीशन का महत्व को देखते हुए दोस्तों चलती रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, भगवान बुद्ध में वैराग्य की भावना किन 4 दृश्यों को देखकर मिली थी? तो दोस्तों, भगवान जो बुद्ध थे वो एक राजकुमार थे। क्या थे? राजकुमार थे। और उनको वैराग्य जीवन जीने की भावना किन दृश्यों को देखकर वो साधु बन गए, वो वैराग्य धारण कर लेते हैं? तो देखिए, बुद्ध सन्यासी, अविवाहित विवाहित को देखकर, अंधा लंगड़ा विवाहित और वृद्ध को देखकर, बूढ़ा रोगी मृतक और सन्यासी को देखकर, जवान लाश सन्यासी या मृतक को देखकर। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध को जो वैराग्य की भावना प्रकट हुई थी वो किसको देखकर हुई थी दिलों में? तो वो बूढ़ा को देखकर हुई थी, रोगी को देखकर, बूढ़े को देखकर तो ऐसे हुई थी दोस्तों कि भगवान बुद्ध ने जब बूढ़े को देखा तो सोचा कि यार कितनी दिन की जवानी है, एक दिन तो बूढ़ा होकर मरना पड़ेगा। फिर एक रोगी को देखा तो बोला यार इस शरीर का क्या फायदा जिस शरीर में हम अपने आप रख ही नहीं सकते। फिर मृतक को देखा तो बोला यार कितने दिन की जिंदगी है, ये तो मरना तो निश्चिंत है, बीमार होना भी निश्चिंत है, ये शरीर अपना नहीं। फिर सन्यासी को देखा तो भगवान बुद्ध ने सोचा कि असली जीवन तो ये जी रहे हैं, सभी मोह माया से दूर, सभी संसारिक जो रीति रिवाज है सबसे दूर रहकर भगवान की लीन में लग जाना ही क्या है, असली सन्यासी का जीवन होता है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने बूढ़ा रोगी मृतक और सन्यासी को देखकर दोस्तों क्या कर लिया था? राजपाट त्याग कर वैराग्य धारण कर लिया था। क्या कर लिया था? वैराग्य धारण कर लिया था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। निम्न में से कौन सा राजवंश सबसे प्राचीन राजवंश है? लोधी वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, मुगल वंश। तो दोस्तों, सबसे प्राचीन जो राजवंश माना जाता है तो वो कौन सा वंश है? मौर्य वंश माना जाता है। कौन सा माना जाता है? मौर्य वंश माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, महावीर जी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? पावापुरी में, केदारनाथ में, पुष्कर में या नरेना में? तो दोस्तों, पावापुरी में महावीर स्वामी जी ने किसकी जैन संघ की स्थापना की थी? दोस्तों, कितने क्वेश्चन आप इसमें से राइट कर रहे हो मुझे कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। और इस चैनल को अपने साथ वालों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वैदिक काल में सर्वप्रथम लोगों ने किस धातु का उपयोग किया था? टिन का, लोहे का, जस्ते का या तांबे का? तो दोस्तों, वैदिक काल में सबसे पहले दो लोगों ने किसका उपयोग किया था? तांबे का उपयोग किया था। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे दोस्तों, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे इन सभी की। देखिए, हल संबंधी अनुष्ठान का सबसे पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से देखने को मिलता है? तैत्तिरीय ब्राह्मण से, शतपथ ब्राह्मण से, कौशितकी ब्राह्मण से या ऐत्रेय ब्राह्मण से? तो दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण से अनुष्ठान से सबसे पहले व्याख्यात्मक वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मलिक काफूर को 1000 दिनारी क्यों कहा जाता था? उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, वह 1000 सैनिकों का मालिक था, उसके पास 1000 हवेलियां थी, या फिर उसने 1000 लोगों का वध किया था? तो दोस्तों, मलिक काफूर जो था उसको गुजरात अभियान के दौरान किस में 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे 1000 दिनारी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न में से किसको बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? महात्मा गांधी को, हीरालाल शास्त्री को, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को या पंडित न्यूनाराम शर्मा को? तो जो दोस्तों, पंडित न्यूनाराम शर्मा, इसने तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की थी, इसलिए हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापक किसको माना जाता है? न्यूनाराम शर्मा। गांधी जी की जितनी बात करें दोस्तों उतनी कम है। दांडिया आंदोलन, नमक तोड़ आंदोलन, ये सभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, बात करते हैं इन दोनों में से, तो दोस्तों सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी है इनको क्या कहा जाता था? बिना ताज का बादशाह कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज कहाँ से की गई थी? मोहनजोदड़ो से, देमाबाद से, लोथल से या कालीबंगा से? तो दोस्तों, देमाबाद से हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत में धन का निष्कासन से क्या तात्पर्य है? प्रतिभा का पलायन करना, जो धन बाहर से जाता था उसके बदले में सोने चांदी वापस लेना, जो धन भारत से बाहर जाता था उसके बदले में 2 गुना धन प्राप्त करना। और आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है दोस्तों? जो धन भारत से बाहर जाता था उसके बदले में कुछ भी प्राप्त न होना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है दोस्तों कि जो धन भारत से बाहर जाता था उसके बदले में कुछ भी प्राप्त नहीं होता था, इस कारण क्या है? धन का निष्कासन होता था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किस सभ्यता को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है? हड़प्पा को,
लोथल को, मोहनजोदड़ो को या पीलीबंगा को? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है दोस्तों मोहनजोदड़ो सभ्यता को मृतकों का टीला या सिंध का बाग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, किस सूफी संत ने अपने आप को अनल हक कहा था या घोषित किया था? मंसूर हल्लाज ने, शेख बख्तियार काकी ने, सकरवार पीर ने, हाजी अली ने? तो दोस्तों मंसूर हल्लाज जी जो है इन्होंने अपने आप को अनल हक घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहा था कि हिंदुस्तान को तलवार की जोर पर जीता गया है? तो देखिए हेनसोंग ने कहा था, लॉर्ड डेलगिन सेकंड ने कहा था, लॉर्ड डेलगिन प्रथम ने कहा था या कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है लॉर्ड डेलगिन सेकंड ने कहा था कि हिंदुस्तान को तलवार की जोर पर जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की चर्चा करते हैं। निम्न में से किसने कहा था कि आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं? हॉकिंस ने, टोडरमल ने, अबुल फजल ने या फिर रोल्फ फ्रिच ने? तो देखिए ये जो फजल नहीं है दोस्तों ये क्या है, फजल है, लिखने में गलती हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर दोस्तों रोल्फ फ्रिच ने कहा था कि आगरा और फतेहपुर सीकरी जो है ये दोनों लंदन से बड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बौद्ध धर्म की किस शाखा में हठ योग, मंत्र, तंत्रिका, आचारों का प्राधान्यता दी गई है? वज्रयान शाखा में, महायान शाखा में, हीनयान शाखा में, इनमें से किसी भी शाखा में नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर दोस्तों जो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा है इस शाखा के अंदर मंत्र, तंत्रिका, हठ योग आचारों की प्रधानता को दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जैन साहित्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ग्रंथ, मार्गदर्शन, आगाम या किताब? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर दोस्तों जो जैन साहित्य दोस्तों उसको आगम के नाम से भी, अन्य नाम आगम भी कहा जाता है। 16 नंबर देखिए, चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं ने, महाराणा कुंभा ने, राज सिंह ने या अकबर ने? तो दोस्तों महाराणा कुंभा ने किसका कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? और दोस्तों इसका निर्माण 1440 में प्रारंभ हुआ था, 1448 में दोस्तों ये बनकर तैयार हुआ था और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको? विष्णु को। इसकी तीसरी इमारत पर 9 बार दोस्तों क्या है, अल्लाह है लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर दोस्तों डाक टिकट भी जारी कर दिया गया है और वर्तमान में राजस्थान पुलिस का क्या है दोस्तों, जो वर्तमान में राजस्थान पुलिस का ये लोगो है। महाराणा कुंभा को हाल गुरु, छाप गुरु, दान गुरु, सेल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, राणो रासो, इस तरह से बहुत सारे इनके नाम है। महाराणा प्रताप के ऊपर अगर दोस्तों चर्चा करें तो 1 घंटे भी कम पड़ सकती है, इसलिए आपको क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं तो हम शॉर्ट में इनको निपटाने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा युद्ध सुमेलित है? हल्दी घाटी का युद्ध अकबर, खानवा का युद्ध टोडरमल, गिरी सुमेल का युद्ध राव जोधा या राजमहल का युद्ध महाराणा कुंभा? तो दोस्तों हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। वैसे तो दोस्तों इस युद्ध के अंदर अकबर ने बिल्कुल भी भाग नहीं लिया था, बल्कि महाराणा प्रताप ने भाग लिया था, अकबर ने भाग नहीं लिया था। इस युद्ध में भाग लिया था अकबर के जो विश्वसनीय सेनापति है दोस्तों, कौन है? मान सिंह। मान सिंह ने भाग लिया था। किसने लिया था? मान सिंह ने भाग लिया था। और दूसरी तरफ जो दो थे दोस्तों वो कौन थे? महाराणा प्रताप जी थे। कौन थे? महाराणा प्रताप जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस समाज ने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया था? आर्य समाज ने, ब्रह्मा समाज ने, मुस्लिम समाज ने, देव समाज ने? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर दोस्तों आर्य समाज ने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यूनाइटेड डिवाइडेड नाम से पुस्तक किसने लिखी थी? अर्जुन लाल सेठी ने, मगाराम वेद ने, हीरालाल शास्त्री ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या लिखी थी? डिवाइडेड इंडिया नाम से पुस्तक लिखी थी। मगाराम वेद ने दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। किसकी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। शेरशाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली सल्तनत पर किस हिंदू राजा ने शासन किया था? तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, शेरशाह के तो बाद किया था दोस्तों, किसके बाद? शेरशाह सूरी के बाद किया था और अकबर के पहले किया था। किसके पहले? अकबर से पहले किया था। तो वो हिंदू शासक कौन था? हेमू था, महाराणा कुंभा था, भोजराज था या सांगा था? तो दोस्तों वो हेमू था। हेमू ने अकबर से पहले और शेरशाह सूरी के बाद में दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। महाराणा कुंभा दोस्तों कहाँ से है? मेवाड़ से है। भोजराज मेवाड़ से है। सांगा कहाँ से है? मेवाड़ रियासत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पुरोहित, श्रेष्ठ या कुलीन, विद्वान या बौद्धिक? तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है दोस्तों वो होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, किस नदी के तट पर प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था? साबरमती, गोमती, पुरुषणी या गंगा? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर दोस्तों पुरुषणी नदी के तट पर
10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भूमि दान का सर्वप्रथम उल्लेख किस समय में मिलता है? गुप्तकालीन समय में, मौर्यों के समय में, आर्यों के समय में, सातवाहनों के समय में? तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर दोस्तों सातवाहनों के समय में भूमि दान का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, चरक संहिता नामक पुस्तक का संबंध किससे है? तो देखिए इतिहास से, राजनीति से, जादू टोनों से या चिकित्सा से? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर दोस्तों चरक संहिता जो है दोस्तों वो किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। जब दोस्तों वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, वैदिक काल पढ़ेंगे दोस्तों, तो उसके ऊपर हम उसके अंदर हम दोस्तों इन सभी का उल्लेख करेंगे, सभी का उल्लेख हम वैदिक काल में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्न में से किससे यज्ञ संबंधी विधानों का पता चलता है? अथर्व अंगिरस वेद से, अथर्ववेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर है वो है यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, महरौली स्तंभ लेख का संबंध किस शासक से है? राज सिंह से, चंद्रगुप्त सेकंड से, अशोक से, अकबर से? 26 नंबर जो है दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड से महरौली स्तंभ के लेख का संबंध मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, गुप्त काल के समय किस शासक को कविराज भी कहा जाता था? तो गुप्त काल का जो कौन सा शासक है दोस्तों जिसको कविराज के नाम से जाना जाता था? समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त? तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर दोस्तों समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता था। यह गुप्त काल का ऐसा शासक था जिसको कविराज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? निष्क, टंका, दिना, दिरहम? तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर दोस्तों जो दिना है इसको क्या कहते थे? गुप्तकालीन समय में दिना मुद्रा को कहा जाता था। तो मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? दिना के नाम से। ऋग्वैदिक काल के में विनिमय के आधार पर, विनिमय के माध्यम के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता था? बकरी का, बिल्ली का, भैंस का या गाय का? तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है पहले दोस्तों गाय का जो है विनिमय के रूप में या माध्यम में दोस्तों गुप्तकालीन समय में उपयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ऋग्वेद के कौन से मंडल में पहली बार शूद्र का उल्लेख मिलता है? 10वें मंडल में, 8वें में, चौथे में या 7वें मंडल में? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख मिलता है? शूद्र का उल्लेख मिलता है। तो ये थी दोस्तों अपनी टॉप 30 क्वेश्चनों की सीरीज। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अपने दोस्तों में, जिससे कि आपको आगे भी इसी तरह दोस्तों अलग अलग प्रकार की रोजाना क्लासें मिलती रहें। मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में जरूर बताना प्यारे दोस्तों।